आज की वीडियो में हम लोग केंद्रीय बजट 2025-26 पर डिस्कशन करेंगे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। केंद्रीय बजट 2025-26। अब बजट पर चर्चा करने से पहले हम लोग कुछ इस बेसिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। बजट का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 112, संविधान के अनुच्छेद 112। हालांकि बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, उसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है। बजट में 3 वर्ष के बारे में चर्चा की जाती है। 3 वित्तीय वर्ष, इसमें से 3 वित्तीय वर्ष, और आप जानते हैं वित्तीय वर्ष जो होता है, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक शुरू होता है। जैसे यहाँ पर बजट 2025-26 है ना, तो ये जो बजट क्या है, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक का इसमें पूरा विवरण रहेगा। अब बजट क्या है? बजट में सरकार के आय एवं व्यय का लेखा जोखा होता है। व्यय का लेखा जोखा होता है। इसका मतलब विभिन्न स्रोतों से सरकार की इनकम कितनी है और सरकार का विभिन्न योजनाओं, विभिन्न मंत्रालयों, विभिन्न मदों पर व्यय या आवंटन कितना है, इसको देखा जाता है। बजट प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को पेश किया जाता है। 1 फरवरी को पेश किया जाता है। पेश किया जाता है कहाँ पर? तो ये लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में पेश किया जाता है किसके द्वारा? जो वित्त मंत्री होता है उसके द्वारा पेश किया जाता है। पहले जो बजट होता था ना, फरवरी के अंतिम दिन पेश किया जाता था। अंतिम दिन, फरवरी के अंतिम दिन पेश किया जाता था। लेकिन 2017 से इस परंपरा को बदल दिया गया। 2017 बजट वर्ष से इसको बदल दिया गया। ये तय हुआ कि फरवरी के पहले दिन ही बजट पेश किया जाएगा। उस समय जो वित्त मंत्री थी ना, वित्त मंत्री अरुण जेटली थी। स्वर्गीय अरुण जेटली उस समय क्या थे? वित्त मंत्री थे, और उन्हीं के समय में परिवर्तन किया गया। अभी हम लोगों ने चर्चा किया, इसमें 3 वित्तीय वर्ष के आय व्यय का लेखा जोखा बताया जाता है। एक होता है चालू वित्तीय वर्ष, चालू वित्त वर्ष। एक होता है आगामी वित्त वर्ष, आगामी वित्त वर्ष। और एक होता है पिछला वित्त वर्ष, पिछला वित्त वर्ष। ये होता है 3 वर्ष का। यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए यहाँ थोड़ा स्पेस है। अब चालू वित्त वर्ष क्या है? चालू वित्त वर्ष जैसे 25-26 का है बजट, तो ये चूंकि 1 फरवरी 2025 को ही पेश किया गया। 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026, इस वित्त वर्ष के लिए बजट पेश किया गया। अब चूंकि यहाँ पर देख लीजिए 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक का ये बजट है।
इस वित्त वर्ष में बताया जाता है कि सरकार के खर्चे कितने कितने हैं और सरकार की इनकम कितनी कितनी होगी इस वित्त वर्ष के लिए। चूंकि अब ये पेश कब किया गया है, 1 फरवरी 2025 को ही पेश कर दिया गया। तो चूंकि अब 1 फरवरी जो आ रहा है वो किस वित्त वर्ष में आ रहा है, इस वित्त वर्ष में नहीं आ रहा है, वो इसके पहले वाले वित्त वर्ष में 1 फरवरी आ रहा है। तो इसका पहले वाला वित्त वर्ष क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025, ये हो गया। तो जो बजट पेश किया गया 1 फरवरी 2025 को, इसके लिए ये जो ये वर्ष है 2024-25 का, ये क्या हो जाएगा, चालू वर्ष हो जाएगा। कौन सा वर्ष हो जाएगा, चालू वर्ष। और ये जो आने वाला 1 अप्रैल से शुरू होगा उसको कहा जाएगा आगामी आगामी वित्त वर्ष कहा जाता है। आगामी वित्त वर्ष कहा जाता है। ये चालू वित्तीय वर्ष हो गया। अब हमने कहा 3 वर्ष का लेखा जोखा होता है, तो इसके पहले का भी लेखा जोखा दिया जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 2023 से 1 अप्रैल 2024, ये कौन सा वर्ष माना जाएगा, ये विगत वर्ष माना जाएगा। तो ये 3 वर्ष हो गया, देख लीजिए, विगत वर्ष हो गया, चालू वर्ष हो गया और आगामी वर्ष हो गया। यहाँ पर देख लीजिए, ये विगत वर्ष हो गया, ये चालू वर्ष हो गया, ये आगामी वित्त वर्ष हो गया। तो ये अप्रैल 2025-26 ये आगामी वित्त वर्ष हो जाएगा। चालू वित्त वर्ष 2024-25 का होगा और पिछला वित्त वर्ष 2023-24 का होगा। ठीक, ये हो गया। अब कुछ बेसिक पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया, फिर अब आगे देखते हैं इसमें चीजें क्या क्या दिया गया है। चूंकि वित्त वर्ष जो पेश किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है और लोकसभा में पेश किया जाता है। तेलुगु कवि नाटककार श्री गुरुजादा अप्पाराव के प्रसिद्ध कथन, कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं है बल्कि देश उसके लोगों से है। ठीक है, जब भी बजट पेश किया जाता है ना, तो जो वित्त मंत्री होता है किसी न किसी कवि, लेखक, इन सबका जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं ना, उनकी कोई ना कोई जो है कथन को उद्धृत करते हैं, बोलते हैं सदन में। तो उसी को यहाँ पर दिया गया। सवाल पूछ सकता है, कभी कभार पूछा भी है। तो किसकी पंक्तियों को यहाँ पर बोला गया था, तो श्री गुरुजादा अप्पा राव। पंक्ति क्या है, कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि उसके देश के लोगों से बना। उद्धृत करते हुए 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुत किया गया। अब स्मरणीय तथ्य क्या क्या है इसमें देखते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में लक्ष्य है, लक्ष्य के साथ, लक्ष्य क्या है, सबका विकास। ये लक्ष्य के साथ समस्त क्षेत्रों के संतुलित विकास, ये लक्ष्य क्या है, पूछ सकता है। 2025-26 केंद्रीय बजट का लक्ष्य क्या है, तो सबका साथ, ये सबका विकास, सबका साथ नहीं, सबका केवल विकास। और क्या है, सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास। इसी लक्ष्य के अनुरूप वित्त मंत्री ने विकसित भारत के व्यापक सिद्धांतों का उल्लेख किया जो इस तरह से है। अब देखिए यहाँ पर जो सिद्धांत बताए गए हैं ना, यहाँ कुल 6 सिद्धांत का जो है इन्होंने
व्याख्या किया है, 6 सिद्धांत क्या है जिन पर बजट पेश किया गया है। इसमें से एक इम्पोर्टेंट है जो परीक्षा की दृष्टि से, वो क्या है, फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, बनाने वाले किसान पर भी फोकस किया जाएगा। फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड मतलब कि खाद्य की टोकरी, विश्व खाद्य की टोकरी, खाद्य की टोकरी, टोकरी, विश्व खाद्य की टोकरी बनाने की बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया है। वो 6 सिद्धांतों में से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। बजट में प्रस्तावित विकास उपाय गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को ध्यान में रखकर किया गया है, जो 10 व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ है। 10 व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ है ये विकास का बजट का प्रस्ताव। और जो विकास के लिए उपाय सुझाए गए हैं ना, उसमें 4 वर्ग का बहुत ही अधिक ध्यान रखा गया है। ये 4 वर्ग क्या है जिनका बजट में बहुत अधिक ध्यान रखा गया है, उसमें क्या है, गरीब है, गरीब, युवा, अन्नदाता, अन्नदाता का मतलब कृषक हो गया आपका, और नारी, नारी का मतलब महिला, ये हो गया। ये 4 वर्गों को विशेष रूप से इसमें ध्यान रखा गया है। इस बजट का उद्देश्य 6 क्षेत्रों का क्या करना, सुधार करना। 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं, कराधान, ऊर्जा क्षेत्र मतलब विद्युत क्षेत्र, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र, विनियामक सुधार, इन सब में क्या है, परिवर्तन करना। अब देखिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें है, इस लाइन में, वो आने वाले इस लाइन में है। अभी इसमें क्या है, 4 शक्तिशाली इंजन बताए गए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के 4 शक्तिशाली इंजन जो भारत को विकास के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं। ये 4 विकसित भारत यात्रा की 4 शक्तिशाली इंजन है। यानी कि जो भारत का विकास यात्रा है, भारत को कहाँ तक पहुँचना है, विकास तक पहुँचना है, ये भारत सरकार का क्या लक्ष्य है। और जो इस यात्रा में जो ट्रेवल यहाँ से यहाँ तक का है भारत का, उसमें 4 इंजन है ना जो भारत को विकास की यात्रा में सफल बनाएंगे। अब ये 4 इंजन क्या क्या है, कृषि, एमएसएमई, एमएसएमई क्या है, निवेश, इन मतलब इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट निर्यात, एमएसएमई, इस पर चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। फुल फॉर्म क्या है, एमएसएमई का मतलब है माइक्रो, माइक्रो, स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, मीडियम, और इसके मतलब होता है इंटरप्राइजेज, इंटरप्राइजेज, हिंदी में इसको कहते हैं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम, मध्यम उपक्रम, ये 4 हैं इसमें। ठीक, और आगे डिटेल से भी हम चर्चा आगे करेंगे क्योंकि सब डिटेल से आगे दिया हुआ है। इसमें सुधार को ईंधन के रूप में, चूंकि जो भारत की यात्रा है ना, इसमें 4 तो इंजन हो गए, 4 इंजन लगेंगे। अब 4 इंजन को यहाँ ये पूरी जो भारत को लेकर जाएंगे, कहाँ तक ले जाएंगे, विकसित भारत तक। कहाँ तक ले जाएंगे, विकसित भारत, ये क्या है, लक्ष्य है, लक्ष्य है। और जो यहाँ तक ले जाना है ना, इसके लिए 4 इंजन काम कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के 4 इंजन है। अब चूंकि इंजन जब चलेंगे ना, तो उनको क्या चाहिए, ईंधन जरूर चाहिए, फ्यूल, फ्यूल। तो फ्यूल किसको माना गया है, यहाँ पर सुधार को माना गया है, सुधार, सुधार को क्या माना गया, फ्यूल माना गया। मार्गदर्शक, ये कोई रास्ता दिखाने वाला भी होना चाहिए। तो यहाँ पर इन लोगों ने क्या माना, मार्गदर्शक को, मार्गदर्शक क्या है यहाँ पर, समावेशिता, समावेशिता, ठीक, समावेशिता। और ये लक्ष्य ही क्या है आपका, विकसित भारत, अभी हम लोग चर्चा कर लिया। तो ये चीज याद रख लीजिएगा, सुधार को ईंधन के रूप में, समावेशिता को मार्गदर्शक प्रेरणा के रूप में,
और विकसित भारत क्या लक्ष्य है। प्रथम आप देखिए चारों इंजन की यहाँ पर अलग अलग से जो है डिटेल में चर्चा की गई है। चारों इंजन में सबसे प्रमुख प्रथम इंजन क्या है, प्रथम इंजन के रूप में कृषि एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर के बारे में बजट में क्या क्या बातें कही गई इसको देखते हैं। बजट में राज्यों की भागीदारी के साथ प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, बजट में एक योजना शुरू करने की बात की गई है। उस योजना का नाम क्या है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इसके अंतर्गत कम उत्पादकता, कम फसलों की बुआई तथा औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया गया है। ऐसे जिले जिनमें क्या उत्पादकता कम है, फसलों की बुआई कम होती है, ऐसे 100 जिलों को चिन्हित करके शामिल किया गया है कि इन 100 जिलों का क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा, ताकि यहाँ पर क्या हो, जो है कृषि उत्पादकता बढ़े, फसल विविधता हो, तमाम सतत कृषि हो, बहुत सारी चीजें हो। तो इम्पोर्टेंट क्या 100 जिलों को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी। कौन से कार्यक्रम से, प्रधानमंत्री धन धान्य। राज्यों की भागीदारी से एक बहुव्यापक क्षेत्रीय ग्रामीण संपन्नता और अनुकूल निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। एक कार्यक्रम भी प्रारंभ किया जाएगा। योजना की तो बात हो गई, यहाँ पर एक कार्यक्रम है जिसमें राज्यों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। प्रथम चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा। यहाँ पे 100 जिले हैं, ऊपर भी 100 जिले हैं, तो इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा किया कि सरकार तुअर, तुअर का मतलब अरहर, अरहर की दाल को क्या कहा जाता है, तुअर कहा जाता है, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान के साथ दालों में आत्मनिर्भरता निर्भरता के लिए 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन शुभारंभ करेगी। देखिए भारत दलहन का एक बहुत बड़ा आयातक देश है। यहाँ पर दालों की जितनी खपत है ना, उत्पादन उसकी अपेक्षा बहुत कम होता है, इसलिए भारत को दालों का आयात करना पड़ता है। इसलिए दलहन में आत्मनिर्भरता की बात की गई है। अब इसके लिए एक मिशन शुरू किया गया है, 6 वर्षीय मिशन। अगला क्या है, मखानों के उत्पादन। मखाना इस समय बहुत अधिक चर्चा में भी रहता है, इंपॉर्टेंट है। मखाना सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, बिहार में होता है, बिहार राज्य में होता है सबसे अधिक। ठीक, तो हम मखाना के उत्पादन उत्पादन प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन तथा विपणन सुधारित बिहार में मखाना बोर्ड। अब आप ऐसे याद कर सकते हैं, बिहार में सबसे अधिक मखाना उत्पादन होता है, तो वहाँ मखाना बोर्ड भी स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय उच्च बीज निगम बीज मिशन का कार्यान्वयन किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या होता है, अनुसंधान परिवेश को बढ़ावा देना। बस यहाँ पर याद रखना है, राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन। अब यहाँ पर एक लाइन इसमें याद रखना, जुलाई 2000, देखिए बीज मिशन का मतलब है बीजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, बीजों का वितरण सुनिश्चित करने के लिए, अब ताकि क्या हो, पैदावार बढ़े, पैदावार उच्च कोटि का हो, अधिक पैदावार हो, इसलिए बीजों पर ध्यान दिया गया है। जुलाई 2024 से जारी किए गए बीजों की 100 से अधिक किस्मों को वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध कराना। जुलाई 2024 से जारी किए गए बीजों की 100 से अधिक किस्में, यानी 100 से अधिक वैरायटी को क्या करेंगे ये लोग, वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध कराएंगे, यानी कि आप इसको दुकानों से भी खरीद सकते हैं। भारत मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि के क्षेत्र में विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश। मत्स्य उत्पादन यानी मछली के उत्पादन, और जलीय कृषि, जलीय कृषि का मतलब जो जलमग्न जो क्षेत्र होते हैं वहां पर जो खेती की जाती है, जैसे सिंघाड़ा इत्यादि की जो खेती की जाती है, वो सब क्या आता है, जलीय कृषि में आता है। इसका दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। कपास कृषि की उत्पादकता और वाणिज्यता में पर्याप्त सुधार लाने एक पंचवर्षीय कपास उत्पादकता मिशन शुरू किया जाएगा। देखिए एक तो दलहन मिशन है, एक दलहन के लिए, और एक दूसरा क्या, कपास के लिए। कपास का जो है वो क्या है, 5 वर्षीय, वो 5 साल का, और दलहन वाला क्या है, 6 वर्षीय। दो चीज याद रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है अगर पूछ ले तो। इस पंचवर्षीय मिशन से कपास की लंबे रेशे वाली किस्म, देखिए कपास की कई किस्में होती हैं, एक किस्म जो सबसे अच्छी किस्म मानी जाती है लंबे रेशे वाली किस्म है, उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर जो है प्रयास किया जाएगा। संशोधित ब्याज योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की बात हो रही है। यहाँ पर केसीसी योजना कब लॉन्च की गई थी, तो 1998-99 में शुरू किया गया था। ये क्या है, जो कृषक है ना, किसानों को 4% प्रभावी ब्याज दर पर लोन दिया जाता है इसमें।
किसानों की उसमें जो है उपज के आधार पर, कौन सी उपज का वो उत्पादन कर रहे हैं, किसकी बुआई कर रहे हैं, उसके आधार पर इनको ऋण सुविधा मुहैया कराई जाती है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 7.7 करोड़ किसानों, कितने 7.7 करोड़ किसानों को क्या दिया जाए, केसीसी की सुविधा दिया जाए, यानी कि लोन की सुविधा। अब देखिए, ये अल्पकालिक ऋण की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख, पहले 3 लाख तक लोन ले सकते थे किसान, अब उनको बढ़ा दिया गया 5 लाख तक लोन ले सकते हैं। यहाँ पर एक चर्चा और किया गया, अल्पकालिक ऋण। देखिए, ऋण दो प्रकार का होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म लोन, इसको क्या कहा जाता है, अल्पकालिक। अल्पकालिक मतलब जो 1 वर्ष से कम की अवधि के लिए लिया जाता है, उसको अल्पकालिक कहते हैं। और 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए जो लोन लिया जाता है, उसको कहा जाता है दीर्घ अवधि के लोन। दीर्घ अवधि के लोन कहा जाता है, ये कहा जाता है। ठीक, तो अल्पकालिक की बात हो रही, क्योंकि जो केसीसी पर लोन लिया जाता है ना, अल्पकालिक लोन ही दिया जाता है। उनको 1 साल के भीतर ही क्या करना होता है, वापस करना होता है। यूरिया की आपूर्ति और अधिक बढ़ाने हेतु तो नामरूप कहाँ पर, असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। देखिए, भारत यूरिया का एक बहुत बड़ा आयातक देश है। यहाँ पर जितनी अधिक यूरिया की खपत है ना, उसका बहुत कम उत्पादन भारत में हो पाता है, ज्यादातर बाहर से ही आयात किया जाता है। तो इसलिए इस पर एक जो है देखिए प्रयास किया गया है कि असम में एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जिससे क्या होगा, यूरिया का उत्पादन किया जाएगा। और उत्पादन की क्षमता देख लीजिए, यहाँ पर पूछ सकता है, 12.7 लाख मीट्रिक टन 1 साल में। अब यहाँ पर दूसरे इंजन की ईएमएसएमई, ईएमएसएमई का फुल फॉर्म हम लोगों ने बता दिया है कि क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। अब हिंदी में क्या है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम। मध्यम उद्यम जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं ना, जो चीजें बनाते हैं, उनको एमएसएमई कहा जाता है। जैसे मोमबत्ती बनाना हुआ, ठीक है, कपड़े की छोटी मशीनें हो गई, कुर्सियां बनाना हुआ, और इलेक्ट्रॉनिक छोटे छोटे पार्ट बनाना हुआ, ये सब क्या है, ये इनको क्या जाता है, एमएसएमई कहा जाता है। अब भारत में एमएसएमई की संख्या कितनी है, 5.7 करोड़। दो दूसरा शक्तिशाली इंजन बताया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था, क्योंकि ये क्षेत्र देश के निर्यात में 45% का योगदान देते हैं। जो भारत से जितना भी निर्यात होता है, उसमें 45% योगदान जो होता है एमएसएमई क्षेत्र का होता है। और यहाँ पर सबसे अधिक लोगों को रोजगार भी मिलता है एमएसएमई इंडस्ट्री में। कितना मिल रहा है, यहाँ पर 7.5 करोड़ लोगों को भारत में मिल रहा है। विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में 36% का योगदान देने वाले 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत एमएसएमई, 1 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड हैं। और टोटल कितने हैं, 5.7 करोड़ एमएसएमई भारत में। रजिस्टर्ड कितने हैं, तो एक जो है 1 करोड़ से अधिक है। भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, एक होता है निर्माण, निर्माण, और एक क्या होता है, विनिर्माण। इस पर थोड़ा सा हम यहाँ बता दे रहे हैं। निर्माण का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, जैसे बिल्डिंग, भवन, मकान, इन सबको बनना, तो क्या कहा जाता है, निर्माण कहा जाता है। और विनिर्माण क्या होता है, जो विनिर्माण का जैसे कच्चा माल से कोई अलग वस्तु बना दिया जाए, उसको क्या कहा जाता है ना, विनिर्माण, यानी कि फिर से निर्माण करना। जैसे क्या है, कपास, कपास है, ठीक। अब कपास क्या है, कच्चा माल आता है, कच्चा माल आता है, कहाँ से आता है, कृषि क्षेत्र से आता है। अब इस कपास से क्या किया जाएगा, सूती कपड़ा बना दिया जाए। तो सूती कपड़ा जो बना दिया जाएगा ना, तो सूती उद्योग यहाँ पर क्या कहलाएगा, वो विनिर्माण कहलाएगा। यहाँ पर इस कार्य को क्या कहा जाएगा, विनिर्माण कहा जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ब्रेड, जो आप लोग खाते होंगे ब्रेड,
ब्रेड बनता कैसे है? गेहूं, गेहूं कहाँ से है? एग्रीकल्चर से है। गेहूं से क्या बना? आटा बना, आटा, और आटे से बना दिया गया ब्रेड। तो ये क्या है? आटे से बना दिया गया ब्रेड। ये ब्रेड क्या है? ये इसको कहा जाएगा विनिर्मित वस्तु। क्या कहा जाएगा? विनिर्मित वस्तु कहा जाएगा, विनिर्मित वस्तु। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? विनिर्माण, यानी कि फिर से निर्माण हुआ है। और इस उद्योग को क्या कहा जाएगा? विनिर्माण उद्योग। तो एमएसएमई जो होता है ना, सारे एमएसएमई यही काम करते हैं, चीजों को विनिर्मित करते हैं। तो अब आप देख लीजिए, सब की सब सारी चीजें हैं। बहुत अधिक रोजगार मिलता है इस क्षेत्र में। अब यहाँ पर कितना देखिए रोजगार मिला है, कितने लोगों, 7.5 करोड़ लोगों को भारत में रोजगार मिला है। निर्यात में 45% जिनका कंट्रीब्यूशन है, विनिर्माण में 36% का योगदान देते हैं। अब आगे देखते हैं, एमएसएमई को अधिक पैमाने पर दक्षता, प्रौद्योगिकी उन्नयन और पूंजी तक बेहतर पहुंच की सुविधा प्राप्त करने में उनकी सहायता करने के उद्देश्य से सभी एमएसएमई के वर्गीकरण हेतु निवेश, देखिए एमएसएमई निवेश 2.5 गुना बढ़ाया जाएगा। और जो एमएसएमई का कारोबार होगा, यानी कि बेचना खरीदना, 2 गुना तक बढ़ा दिया जाएगा। 2.5 गुना और 2 गुना। इसके अलावा गारंटी कवर के साथ ऋण उपलब्धता को बढ़ाने हेतु भी उपायों की घोषणा की गई है। अब आगे देखते हैं। देखिए ये यहां से लेकर के ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें बस एक जान लीजिए, इसमें उद्यम पोर्टल, देखिए भारत सरकार का एक पोर्टल है, वेबसाइट, उस पर क्या करता है, जो एमएसएमई होते हैं ना, उनको रजिस्टर करना पड़ता है। अगर आप रजिस्ट्रेशन उनका करेंगे तो भारत सरकार से बहुत अधिक आपको रियायत मिलती है। तो वहां पर देख लीजिए, जैसे किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं ना, वैसे एमएसएमई के लिए भी क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। अब उसकी सीमा 10 लाख तक कर दी गई, पहले कितनी थी? 5 लाख तक थी। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट है फैक्ट, इसको देखते हैं। पूर्वोदय, पूर्वोदय में सरकार की, पूर्वोदय मतलब जो भारत का पूर्वी वाला क्षेत्र है, सरकार की प्रतिबद्धता के लोग बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, इंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट स्थापित किए गए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड, इसको NIEFT और EM हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म शार्ट हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, इंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। ठीक है, ये कहाँ सभी दिया जाएगा? बिहार में। इसके पहले हम लोगों ने कृषि वाले में कहा देखा था, बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। ये राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, यहाँ पर एक संस्थान। मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लघु, मध्यम और बड़े उद्यमों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन, एक और मिशन की यहाँ पर बात हो गई। देखिए, राष्ट्रीय विनिर्माण, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की स्थापना की जाए। देखिए मैन्युफैक्चर किस में आ जाता है? एमएसएमई की लगभग आ जाता है। तो यहाँ देखिए, राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन, मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना। मेक इन इंडिया क्या था? एक भारत सरकार का इनिशिएटिव था, भारत सरकार का एक कार्यक्रम था, प्रोग्राम था, आप कह सकते हैं, जिसमें इस बात पर बल दिया गया कि जो हम बाहर से चीजें मंगाते हैं ना, उसको भारत में ही बनाया जाए। मेक इन इंडिया, मेक मतलब बनाना, इंडिया में ही बनाना जाए, उसका प्रोडक्शन कहाँ किया जाए? भारत में। इसके लिए जो वहाँ जो निवेशक है ना, उनको उनको आकर्षित करने के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए थे। अब तीसरे इंजन की बात कर लेते हैं। तीसरे इंजन के रूप में निवेश, निवेश का मतलब इन्वेस्टमेंट। देखिए निवेश, सबसे पहले इस वर्ड का थोड़ा सा यहाँ पर मीनिंग समझ लेते हैं, निवेश है क्या। देखिए एक तो चीजें क्या हो, खरीदना होता है, खरीदना।
और एक चीजें क्या होता है, पैसा लगाना, पैसा लगाना। तो सिंपल साधारण वर्डों में बता रहे हैं, जब पैसा आप लगाते हैं इसका मतलब कुछ चीजें खरीदते हैं। आप पैसा अगर ऐसी जगह पर लगाएं जिससे क्या हो, कोई चीज उत्पादन हो या इनकम आए, आय बने, आय सृजित हो या उत्पादन हो, तो इसको कहा जाएगा निवेश कहा जाएगा। जैसे एक ब्रेड बनाने वाली मशीन खरीदना और उससे क्या बनाना है, ब्रेड बनाना, ये आपका इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। इससे क्या होता है कि ये प्रोडक्शन हो रहा है ब्रेड का, और इससे एक प्रॉफिट मिलने की संभावना जताई जा सकती है कि प्रॉफिट होगा। इसको क्या कहा जाएगा, निवेश कहा जाएगा। जैसे सरकार कोई फैक्ट्री लगाना है या कोई भी फैक्ट्री लगाए तो उसको क्या कहा जाएगा, उस व्यक्ति का निवेश है। ऐसी चीजों में लगाया जाए जहां पर या तो पूंजी का निर्माण हो या तो जो है आय का निर्माण हो, उसको कहा जाता है निवेश कहा जाता है। बच अब यहाँ पर निवेश की बात की गई, यानी कि भारत में पैसा लगाया जाएगा। कहाँ लगाया जाएगा, लोगों में पैसा लगाया जाएगा, अर्थव्यवस्था में पैसा लगाया जाएगा, और नवाचार, तीन जगह निवेश की बात की गई। तीन जगह निवेश क्या क्या है, तीन निवेश की बात की, लोगों में निवेश, अर्थव्यवस्था में निवेश और नवाचार में निवेश। तीन निवेश की बात। लोगों में निवेश का मतलब ये है कि लोगों के लिए शिक्षा उपलब्ध करा जाए, उनको स्किल्ड बनाया जाए, उनको प्रशिक्षित बनाया जाए, उनको ट्रेनिंग दिया जाए, ये लोगों में निवेश कहा जाएगा। ऐसे अर्थव्यवस्था में निवेश का मतलब कि अर्थव्यवस्था में तमाम तरीके से मशीनें खरीदी जाए, उनका प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, जिससे रोजगार इत्यादि बढ़ेगा। नवाचार में निवेश का मतलब है कि नए नए आइडियाज लाए जाए, उससे भी पैसा लगाया जाए, जिससे नए नए अनुसंधान हो, रिसर्च हो, एक्सपेरिमेंट हो, नई नई टेक्नोलॉजी आए, इनको क्या कहा जाएगा, नवाचार में निवेश कहा जाएगा। बच्चों में जिज्ञासा और नवाचार की भावना उत्पन्न करने तथा वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला लैब खोले जाएंगे। कितने, 50,000। ठीक है, और कहाँ पर, सरकारी स्कूलों में अगले 5 वर्षों में। इससे क्या निवेश होगा, देखिए नवाचार का निवेश है। बच्चे लैब में जाएंगे, सीखेंगे। वैश्विक विशेषज्ञता और भागीदारी के साथ 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र, देखिए नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग, ये 5 खोले जाएंगे। पूछ सकता है कितने, तो 5 खोले जाएंगे। मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, विनिर्माण के लिए आवश्यक कौशलों के साथ युवाओं को सुसज्जित किया जा सके, ताकि ये क्या हो, मेक फॉर इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए जो लक्ष्य रखा गया है उसकी पहुंच हो सके। वर्ष 2023 में कृषि स्वास्थ्य धाड़ी शहरों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसी को एआई कहा जाता है, जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई का प्रयोग भी किया जाएगा, इसके लिए सेंटर खोले जाएंगे। ठीक, सेंटर खोले जाएंगे। 3 सेंटरों के खोलने के अनाउंसमेंट किया गया, 3 सेंटर खोले जाएंगे एआई से संबंधित। और इससे क्या होगा, कृषि स्वास्थ्य और भाड़ी शहरों के लिए। अब रुपए 500 करोड़ के कुल परिव्यय शिक्षा हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल यानी शिक्षा हेतु एआई, एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित है। शिक्षा के लिए अलग से एक एआई स्थापित किया जाएगा, और इसके अलावा कृषि स्वास्थ्य और धाड़ी के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किया जाएगा। एक्सीलेंस सेंटर, एक्सीलेंस सेंटर, उत्कृष्टता केंद्र को क्या कहेंगे, एक्सीलेंस सेंटर। स्कूल और शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं की पुस्तकें डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने, भारतीय भाषा पुस्तक योजना, देखिए एक योजना भी शुरू किया गया है, भारतीय भाषा पुस्तक योजना। इससे क्या करेंगे, जो भारतीय जो भाषा की पुस्तकें ना उसको डिजिटलीकरण किया जाएगा, डिजिटाइजेशन कर दिया जाएगा।
बजट में पूंजीगत व्यय सुधारों के लिए प्रोत्साहन हेतु राज्यों को 50 वर्ष की अवधि वाले ब्याज मुक्त ऋणों हेतु 1.5 लाख करोड़ के परिव्यय का प्रस्ताव। 50 साल तक ब्याज मुक्त लोन दिए जाएंगे। कितने लोन दिए जाएंगे? 1.5 लाख करोड़ का। जिससे क्या हो, राज्य अपना पूंजीगत सुधार कर सकता है। वर्ष 2021 में घोषित प्रथम परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना फर्स्ट एसेट मोनेटाइजेशन प्लान की सफलता को आगे बढ़ाते हुए नई परियोजना में 10 लाख करोड़ की पूंजी निवेश के साथ 2025-30 हेतु परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना को शुरू किया गया। पहले देखिए 2021 में यह योजना शुरू किया गया था परिसंपत्ति मौद्रीकरण। अब वो योजना सफल हो गई तो फिर से एक उसमें नई योजना शुरू कर दिया गया 5 साल के लिए 2025-30, और इसके लिए जो है निवेश किया जाएगा 10 लाख करोड़ रुपए। दो 2019 से 15 करोड़ से अधिक नल परिवारों को नल से पेय प्रदान किया जा रहा है, जो कि ग्रामीण आबादी का 80% है। देखिए देखिए पेयजल मिशन शुरू किया गया था। पेयजल मिशन मिशन शुरू किया गया था, राष्ट्रीय पेयजल मिशन। ये क्या था कि जो सभी गांव में नलों से पानी की आपूर्ति की जाएगी सरकार के द्वारा। आप देखे होंगे सभी गांव में इस समय जो है तमाम जो है टंकियां लग रही हैं। इनसे क्या होगा, इस पानी जो सप्लाई का जो है विभिन्न जो कस्बों गांव में दिया जा रहा है सभी के द्वारा। इसी को पेयजल मिशन कहा गया है। अभी कब शुरू किया गया था? 2019 में शुरू किया गया था। अब शुरू किया गया तो इसमें क्या हुआ, 15 करोड़ से अधिक परिवारों को जो है नल से पेयजल प्रदान किया जा रहा है। नल से पेयजल प्रदान किया जा रहा है, जो कि ग्रामीण आबादी का 80% है। तो बाकी बच्चे कितने, 20% बचे हैं अभी जिनको अभी सुविधा नहीं मिल पाई है। तो उनको भी सुविधा प्रदान करने के लिए इस योजना का विस्तार कर दिया गया है 2028 तक। पहले 2019 से 2024 तक था, लेकिन अब ये क्या कर दिया, फिर से 4 साल बढ़ा दिया गया ताकि सभी 100% लोगों को कवर किया जा सके इस योजना से। यहाँ पर लिखा है कवरेज 100% कवरेज के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर 2028 तक कर दिया गया। जुलाई 2024 के बजट में घोषित विकास केंद्रों के रूप में शहरों का सृजनात्मक पुनर्विकास, जल एवं स्वच्छता के लिए प्रस्तावों को कार्यान्वित करने में सरकार 1 लाख करोड़ की शहरी चुनौती एक फंड बनाएगी, अर्बन चैलेंज फंड। 1 लाख करोड़ जिसके रखा गया है। सरकार की ऊर्जा परिवर्तन, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए 2047 तक, कब तक? 2047 तक भारत क्या करेगा, सरकार ऊर्जा परिवर्तन संबंधी प्रयासों के लिए 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास अत्यावश्यक है। 2047 तक लक्ष्य रखा गया है कि 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। 2047 तक ये लक्ष्य रखा गया है। और कितना? 100 गीगावाट। लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के अनुसंधान और विकास के लिए 20,000 करोड़ के परिव्यय के साथ एक परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया। एक परमाणु ऊर्जा मिशन, इसमें 20,000 करोड़ का जो खर्च किया जाएगा। सामुद्रिक उद्योग मतलब जैसे जो समुद्र से संबंधित होते हैं, मछली पकड़ना और जो सामान सब चीजें होती है, समुद्रिक उद्योग कहा जाता है। दीर्घावधि यानी कि अधिक समय के लिए वित्त पोषण हेतु 25,000 करोड़ रुपए का एक फंड, जिसको क्या कहा जाएगा, सामुद्रिक विकास निधि। इंपॉर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। परमाणु ऊर्जा मिशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए,
और समुद्री विकास नीति की स्थापना किया जाएगा, इसके लिए 25,000 करोड़ रुपए, और 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। ये सब सारे इंपॉर्टेंट है। मैरी टाइम डेवलपमेंट फंड सभी, इसमें केंद्र सरकार द्वारा 49% तक अंशदान किया जाएगा। 49% तक जो पैसा है ना 25,000 करोड़ रुपए का, वो कौन केंद्र सरकार देगी, और शेष राशि जो पत्तन होते, पत्तन मतलब बंदरगाह होते हैं, पोर्ट इसको कहा जाता है, और निजी क्षेत्र से जुटाई जाएगी। भविष्य में खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइनों के साथ दूसरे जीन बैंक की स्थापना की जाए। दूसरे जीन बैंक की स्थापना की, जिसमें 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइन। देखिए जीन बैंक है, जीन बैंक है, तो ये इसमें प्लाज्मा वगैरह रखे जाएंगे, तो यहाँ पर बात हो रही है। बुनियादी भू स्थानिक अवसंरचना और डाटा विकसित करने में तो राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन शुरू किया गया। पीएम गति शक्ति का उपयोग करते हुए यह मिशन भू अभिलेखों, शहरी योजना और संरचनात्मक परियोजना के डिजाइन आधुनिकीकरण में सुविधा प्रदान करेगा। शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों, निजी संग्रहकर्ताओं के साथ हमारी पांडुलिपि के सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम मिशन, एक और मिशन की बात यहाँ पर कर लिया गया। क्या है? ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया जाएगा, जिसमें करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को शामिल किया जाएगा। जो पांडुलिपियां हैं भारत की ना, यानी पुरानी जो पुस्तकें, किताबें, धर्म ग्रंथ, इन सब है ना, उनको संरक्षण करने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए क्या किया जाएगा, उनका जो दस्तावेजीकरण किया जाएगा। इसके लिए एक मिशन शुरू किया गया है, ताकि इनको सुरक्षित किया जा सके, क्योंकि बहुत पुरानी हो चुकी है ना। ज्ञान भारतम मिशन पूछ सकता है, ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य क्या है, तो आप यहाँ बताएंगे। शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों, निजी संग्रहकर्ताओं के साथ हमारी पांडुलिपि के सर्वेक्षण, दस्तावेजी और संरक्षण के लिए, पांडुलिपि के सर्वेक्षण और संरक्षण के लिए इतना याद रख लीजिए, ये 2 वर्ड, सर्वेक्षण और संरक्षण के लिए। ज्ञान के आदान प्रदान के लिए भारतीय ज्ञान प्रणाली, यानी कि इंडियन नॉलेज सिस्टम, IKS इसको कहा जाता है, इंडियन नॉलेज सिस्टम का एक राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह स्थापित किया जाएगा। एक राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह, नेशनल डिजिटल कलेक्शन स्थापित किया जाएगा, जिससे क्या होगा, इंडियन नॉलेज सिस्टम का आदान प्रदान हो सकेगा। अब चौथा इंजन निर्यात की बात करते हैं। फोर्थ इंजन एक्सपोर्ट, इसकी बात करते हैं। क्षेत्रीय और मंत्रालय लक्ष्य, देखिए कुछ क्षेत्रीय लक्ष्य रखे गए हैं और कुछ मंत्रालय लक्ष्य रखे गए हैं। साथ ही एक निर्यात संवर्धन मिशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन शुरू किया गया। निर्यात संवर्धन मिशन शुरू किया जाएगा। इसका लक्ष्य क्या है? क्षेत्रीय मंत्रालय व्यापार प्रलेखीकरण, वित्त पोषण, समाधान हेतु एकीकृत प्लेटफॉर्म के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु भारत ट्रेड नेट, BTN, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। BTN क्या है? तो इसका मतलब भारत ट्रेड नेट, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु एक क्या है, एक डिजिटल सार्वजनिक स्ट्रक्चर है। BTN क्या है, तो आप बताएंगे भारत ट्रेड नेट है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म। बजट, ये एक दूसरा भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है किसी न किसी एग्जाम में। देखिए बीमा क्षेत्र के लिए FDI, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI को 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया। अब इसका FDI हमने बताया था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो विदेशी लोग हैं, विदेशी सरकारें हैं, विदेशी कंपनियां हैं ना, वो जब अपने देश में आकर निवेश करते हैं और डायरेक्टली करते हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है ये। अब देखिए बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं ना जो इंश्योरेंस के क्षेत्र में काम कर रही है, तो इन्होंने कहा भाई देखिए अब जो है 100% पैसा आप लगा सकते हैं भारत में इंश्योरेंस सेक्टर में।
बीमा क्षेत्र में आप 100% पैसा आप लगा सकते हैं। किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति या सरकार या कंपनी लगा सकती है। पहले कितना था, 74% ही पैसा लगा सकते थे। अगर कोई कंपनी स्थापित हो रही 100 करोड़ रुपए की ही, तो वहां पर केवल 74 करोड़ रुपए ही लगा सकते हैं विदेश के लोग। शेष जो 26 करोड़ रुपया देश का लगेगा। लेकिन अब क्या कर दिया है, 100% पैसा आप लगा सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन रख दिया गया है कि जो भारत में संपूर्ण प्रीमियम का निवेश करती है, प्रीमियम है क्या, अब यहाँ पर देखते हैं प्रीमियम क्या होता है। जैसे अगर आप कोई जो है इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, तो आप जानते होंगे महीने का कुछ ना कुछ जमा किया करना पड़ता है, उसमें देना पड़ता है। जो आप महीने का हर महीने के देंगे, ठीक है, एक निश्चित अवधि तक देंगे, तो वही आपका होता है प्रीमियम, वही आपका प्रीमियम कहलाता है। तो यही क्या है, यानी कि जो आपको प्रीमियम मिलेगा ना, वो इंडिया में ही आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा उसका, वो अदर आप अपने देश में ले नहीं जा सकते। तो यही है। अगला देखिए, प्रतिस्पर्धी समन्वित संघवाद, कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2025 में राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक, एक देखिए इंडेक्स शुरू कर दिया गया है। ये इम्पोर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट फ्रेंड लाइन्स इंडेक्स ऑफ स्टेट। ये क्या है कि इससे देखा जाएगा ना कि किस राज्य में निवेश के लिए अनुकूल माहौल है। ये एक प्रकार का क्या है, एक इंडेक्स है। इंडेक्स बताएगा कि विभिन्न राज्यों में आप कोई कंपनी या फर्म, विदेशी पर्सन या विदेशी गवर्नमेंट जो है वहां पर आकर कितना पैसा लगा सकती है। तो पहले तो ये देखिए कि भाई वहां पर कितना सुरक्षित है ना, तो इसके लिए तो यही इंडेक्स बताएगा कि वहां पर जो है पैसा लगाना कितना सुरक्षित है, वहां पर जो निवेश के लिए माहौल है ना कितना अनुकूल है, इस इंडेक्स से पता चलेगा। तो ये निवेश अनुकूल सूचकांक है, शुरू किया गया है इसी समय। भारत सरकार द्वारा जन विश्वास अधिनियम, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जन विश्वास अधिनियम 2023। ये जन विश्वास अधिनियम लाया गया था 2023 में, जिसमें क्या किया था, 180 से अधिक कानूनी प्रावधानों को गैर आपराधिक घोषित कर दिया गया। देखिए अभी कल ही हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में चर्चा किया था ना, क्योंकि भारत जब 1991 में ना यहाँ पर आर्थिक सुधार प्रोग्राम लाए गए थे, जो उस समय क्या थे, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे और जो वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उन्होंने क्या किया, भारत की जो इकोनॉमी को है ना वर्ल्ड के लिए ओपन कर दिया था, खोल दिया था इकोनॉमी को। जब भारत की इकोनॉमी को वर्ल्ड के लिए खोल दिया था ना, तो इससे क्या हुआ कि भारत, विदेशी जो निवेशक थे उन्होंने धड़ाधड़ पैसा लगाया भारत में। इससे जब पैसा लगाया तो भारत में इन्वेस्टमेंट आ गया, भारत में पूंजी आ गई। अब देखिए जो कोई देश या कंपनी, आप किसी देश में इन्वेस्टमेंट तभी करेगी ना जब वहां पर क्या हो, जो कानून सरल हो, इजी हो। बहुत अधिक क्रिटिकल अगर वहां पर जो प्रावधान होंगे ना, तो वहां पर पैसा कोई लगाने आएगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, इन्होंने क्या किया, जन विश्वास अधिनियम एक लाया था सरकार ने 2023 में। इसमें क्या किया, 180 से अधिक कानूनी प्रावधानों को गैर आपराधिक घोषित कर दिया। यानी कि अगर आप उसका उल्लंघन करेंगे ना, तो आप अपराध की श्रेणी में नहीं आएंगे। यहाँ पर क्या किया गया, आप कह सकते हैं जो कानून सरल कर दिया गया, इजी बनाया गया। तो फिर से देख लीजिए, वही क्या है, उसी की तर्ज पर ना 2000 अभी इस बजट में भी जन विश्वास 2.0 लेकर आया। जैसे अभी हम लोगों ने क्या किया, जीएसटी देखा ना 2.0, ऐसे जन विश्वास विधेयक 2.0 है, जिसमें से 100 से अधिक कानूनों को गैर आपराधिक बना दिया जाएगा। तो ये निवेश की बात हो रही है। अब आगे देखते हैं, जुलाई 2024 के बजट में घोषित सीमा शुल्क दर संरचना की व्यापक समीक्षा के भाग के रूप में 7 टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव किया गया है। देखिए ये भी क्या है, सीमा शुल्क दर को और इजी बनाया गया और सरल सिंपल कर दिया गया, जिससे क्या हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इफेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर यह वर्ष 2023-24 के बजट में हटाई गई 7 टैरिफ दरों के अतिरिक्त है। इसके बाद शेष बची टैरिफ दरें शून्य दर पर सहित 8 रह जाएंगी। देखिए ये जीवन रक्षक दवाओं का ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं।
अब ये देखिए टैक्स स्लैब आया है, देखिए 2025-26 में क्या था, टैक्स स्लैब, न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम, दो रिजिम चलते थे। तो ये नेक्स्ट नया टैक्स स्लैब है, यानी कि कर दर संरचना को संशोधित किया गया। अब टैक्स स्लैब क्या है, देखिए ये आयकर के बारे में है, आयकर। अब आयकर यानी कि इनकम टैक्स, इनकम टैक्स ये किस प्रकार का टैक्स है, तो आप क्या बताएंगे, हमने अभी कल ही पढ़ा था, डायरेक्ट टैक्स है। क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसमें जिस पर टैक्स लगता है ना, वो दूसरे पर शिफ्ट नहीं कर सकता है, उसको स्वयं ही देना है, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो जिस पर टैक्स लगाया जाएगा वो दूसरे पर शिफ्ट कर सकता है। जैसे जो है आपका कह सकते हैं जीएसटी या बिक्री कर, सेल्स टैक्स जो होता था पहले, आप उसके बाद वैट भी होता था। ये वैट जो लगता था या जीएसटी जो लगता है ना, किस पर लगता है, दुकानदारों पर लगता है। अब दुकानदार क्या करते हैं, जो शॉपकीपर होता है ना, वो कस्टमर पर शिफ्ट कर देता है, और अंततः कस्टमर से ही टैक्स लिया जाता है। इससे जीएसटी इस प्रकार का क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो यहाँ पर देख लीजिए आयकर क्या है, आयकर के बारे में जो नई कर संरचना का प्रावधान किया गया है 2025-26 के बजट में, क्या है, 4 लाख रुपए तक शून्य है। यानी कि अगर आपकी इनकम एक साल में 4 लाख रुपए तक है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। फिर 4 लाख से लेकर के 8 लाख तक 5% है, 8 लाख से 12 लाख तक 10% है, फिर 12 से 16 तक 15 है, फिर 16 से 20 तक 20 है, फिर 20 से 24 तक है 25% है। और अगर आपकी इनकम 24,000 से ऊपर रहेगी तो उसका 30% यानी कि 30% आप इनकम टैक्स देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ें हैं कि आपका जो अगर जो सैलीड पर्सन है, जो सैलीड पर्सन है, सैलीड पर्सन का मतलब जो वेतन भोगी है, वेतन भोगी, वेतन भोगी कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉय हैं, जो वेतन जिनको मिलता है, उनके लिए क्या है, 12 लाख तक अब कोई टैक्स नहीं है। उनको 12 लाख तक 0% टैक्स देना है। ये क्या हो गया कि ये पर मंथ अगर आपकी इनकम 1 लाख तक है, तो आपको इस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना है। और इसमें भी देख लीजिए 75,000 रुपए का, 75,000 रुपए का क्या है, डिडक्शन भी है। 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन है यहाँ पर। तो ये जो सीमा हो जाएगी ना, ये लिमिट हो जाएगा 12,75,000 रुपए। ये अगर आपकी इनकम इस दायरे में आ रही है सैलरीड पर्सन का, तो इस पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स दे नहीं है, कर दे नहीं है। ठीक। लेकिन अगर आपकी जो इनकम है ना, ये जो कैपिटल बेनिफिट्स है, तब आपको टैक्स देना पड़ सकता है। तब आपके लिए जो टैक्स स्लैब है ना, 4 लाख तक शून्य, ये वाला टैक्स आपके लिए रहेगा। केंद्रीय बजट 2025-26 के प्रमुख तथ्य, 25-26 के प्रमुख तथ्य, अब यहाँ पर कुछ फैक्ट दिए गए हैं इम्पोर्टेंट, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर डाटा दिया रहेगा ज्यादा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए जो बजट का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है ना, वो ये होता है कि बजट का आकार, बजट का आकार, बजट का आकार कितना रखा गया है। बजट का आकार मतलब जो व्यय, व्यय कितना है और आय कितनी है। यहाँ पर एक चीज और है ना कि बजट में इसको क्रेडिट और डेबिट सिंबल द्वारा दिखाया जाता है। बजट में डेबिट और क्रेडिट, तो चूंकि जो है बुक कीपिंग में क्या है ना, डेबिट क्रेडिट बराबर होते हैं, तो यहाँ पर जितना व्यय होगा ना उतनी ही आय होगी। एक चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे क्या होता है कि सरकार का बजट क्या है। जैसे आम इंसान होता है ना, वो पहले देखता है कि हमारी इनकम क्या है, वो इनकम के अनुसार अपने खर्चों को निश्चित करता है।
जो खर्चों का निर्धारण करता है वो इनकम के आधार पर करता है, अपने आय के आधार पर करता है। ये आम आदमी करता है, हर पब्लिक करते हैं, और कोई भी कंपनी होता है ये ऐसा होता है। लेकिन गवर्नमेंट का यहाँ पर अलग ही रूल है। वो क्या करते हैं सर, पहले सबसे पहले अपने खर्चे को देखती है कि फला वित्त वर्ष में हमारे खर्चे व्यय कितने हैं, और व्यय के अनुरूप वो इनकम जनरेट करती है। यहाँ पर चीजें वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत बजट का आकार अनुमानित व्यय कितना रहा है, तो आपका 5,50,65,345 करोड़ रुपए। ये इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछता है